बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाए वक्त टुडे में खुशामदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। यकीनन आपको दिन में बड़ी मसरूफियतें हैं और जिक्र किया करो अपने रब के नाम का और सबसे कट कर उसी के हो रहो। मालिक है शर्क़ो गर्ब का, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, बस बनाए रखिए उसी को अपना कारसाज और सब्र कीजिए उनकी दिल आज़ार बातों पर और उनसे अलग हो जाइए बड़ी खूबसूरती से। आप छोड़ दें मुझे और उन झुटलाने वाले मालदारों को और उन्हें थोड़ी सी मोहलत दें। सूरह अल-मुज़म्मिल की आयात 7 से 11 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक समझ कर पढ़ने, इस पर अमल करने और इसका एहतराम करने की भी तौफीक अता फरमा दे। आज पीर है 13 रजब अल मुरज्जब 1433 हिजरी, 4 जून सन 2012 है। और नाज़रीन आपको हम बताते हैं कि आज डॉक्टर मोहम्मद अजमल न्याजी साहब हमारे टेलीफोन लाइन पर इस प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया कि आप टेलीफोन लाइन पर अवेलेबल हैं। जी वालेकुम सलाम जी। सर आपकी इजाज़त से हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहली स्टोरी है वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी पंजाब के अरकान बजट तकरीर के दौरान गैर जमहूरी गैर अखलाकी रवैये से गुरेज करेंगे। बैरूनी ताकतों की बलोचिस्तान के वसाइल पर नजरें हैं। वज़ीर आज़म बलोचिस्तान के वसाइल पर बलोच अवाम का हक है। लापता अफराद बाजियाब कराने के लिए वज़ीर आला को हिदायत दे दी। यहाँ के लोग मेरे दिल के करीब हैं। सूबे की तरक्की के लिए 250 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मजीद 15,000 नौजवानों को मुलाजिमतें देंगे। अफगान ट्रांजिट ट्रेड से अरबों डॉलर का रेवेन्यू मिलेगा। जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी, उसे पटरी से नहीं उतरने देंगे। गैर जमहूरी क़ुव्वतों के चंगल में नहीं फंसेंगे। फरियाल तालपुर और वफूद से गुफ्तगू। कोयटा में वज़ीर आज़म की आमद पर इंतहाई सख्त हिफाजती इंतज़ामात, शहरियों को मुश्किलात का सामना। और डॉक्टर साहब से हम जानना चाहेंगे कि वज़ीर आज़म गिलानी ने इससे कबल एक इजलास किया और फिर कोयटा में हैं और ये कहते हैं कि बैरूनी ताकतों की बलोचिस्तान के वसाइल पर नजरें हैं। IGFC कहते हैं कि 20 के करीब गैर मुल्की एजेंसियां हैं, 121 के करीब फरारी कैंप मौजूद है। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर हम डॉक्टर साहब से ही जानना चाहेंगे कि इन गैर मुल्की ताकतों के जो नापाक अज़ाइम हैं उनसे किस तरह से महफूज रहा जा सकता है। शमसुब, ये हमारे हुक्मरान इस तरह बातें करते हैं कि जिस तरह बलूचिस्तान जो है वो कहीं और है, पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, मैं नहीं समझता कि अगर बैरूनी ताकतों की बलूचिस्तान पर नजर है तो हमारे हुक्मरानों की सिर्फ इक़्तिदार पर क्यों नजर है। उन्होंने बलूचिस्तान को सिर्फ इक़्तिदार के लिए इस्तेमाल किया, बलोच अवाम को नजरअंदाज किया और बलोच सरदारों की सियासत में फंसे रहे। इस तरह मैं समझता हूं कि ये जो मामला अब हुआ है ये तो बहुत पहले से शुरू है। बहुत पहले से बलूचिस्तान के हवाले से इस तरह के खदशात का मामला था और उसका एहसास भी था। अच्छा, ये बात कैसे गलत है। वज़ीर आज़म को उस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था कि बैरूनी ताकतों की भाई उनकी नजर तो पूरे पाकिस्तान पर है। वो पाकिस्तान के तमाम वसाइल जो है उसको कम से कम पाकिस्तान के अवाम के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत देने के लिए तैयार नहीं है, तो ये बड़ी ज्यादती है। अच्छा, बलूचिस्तान के वसाइल पर बलूचिस्तान वालों का हक है, इसमें कोई इनकार नहीं है, मगर पाकिस्तान का हक भी है क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर आप ये कहते हो तो आप क्या बलूचिस्तान को खुदा न खासा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझते। मैं समझता हूँ कि अगर बलूचिस्तान में सियासत न की जाए, सरदारों को इजाजत न दी जाए कि वो वहां पर हालात को बिगाड़ें, तो मामला ठीक हो सकते हैं। ये बरहमदार पुख्ती और दूसरे पुख्ती जो हैं वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो क्या इनको पता नहीं है कि इनके रिश्तेदार दादा जो थे अकबर पुख्ती वो वज़ीर आला थे बलूचिस्तान के, गवर्नर थे बलूचिस्तान के, तो उस वक्त उन्होंने बलूचिस्तान के लिए क्या किया। ये अख्तर मैंगल और अताउल्लाह मैंगल ये भी हुक्मरान थे बलूचिस्तान के। आप तहरीक आज़ादी की चला रहे हैं तो तहरीक तो पूरे पाकिस्तान को आज़ादी की चलनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सियासतदानों के चुंगल में है और यहाँ पर डिक्टेटरशिप है। और मैं एहतशाम ये बात करते हुए बहुत लर्ज रहा हूँ कि जो जमहूरियत है ये आमरीत होती है चंद अमीर आदमियों की और वो हुकूमत करते हैं उस मुल्क पर। अमरीत और जमहूरियत में कोई फर्क नहीं रहने दिया गया। जमहूरियत को एक मजाक बनाकर रख दिया गया है और मैं समझता हूँ कि अगर सच्ची जमहूरियत होती
तो बलूचिस्तान के कभी ऐसे हालात न होते। अच्छा, बलूचिस्तान के वज़ीर आला का जिक्र किया, जो मौजूदा वज़ीर आला हैं वो 4-4 माह इस्लामाबाद में ही डेरे डाले रखते हैं और फिर जब मीडिया से गुफ्तगू करते हैं तो कहते हैं कि बलूचिस्तान में तो अमन ही अमन है, शांति ही शांति है और किसी किस्म के कोई मसाइल नहीं है, इक्का दुक्का वाक़यात तो होते ही रहते हैं। एक खबर भी मुलाहिजा फरमा लीजिएगा डॉक्टर साहब कि वज़ीर आज़म की आमद से कबल कोयटा में नामालूम अफराद की फायरिंग, पुलिस एहलकार समेत 6 अफराद जाँ बाक हुए हैं गुज़श्ता रोज। हालात ठीक है तो आप इस्लामाबाद में क्यों होते हो? तो असलम रिसानी कहता है कि मेरी मर्जी। मैं समझता हूं कि जो जमहूरी हुक्मरान है उसकी अपनी मर्जी क्या होती है, वो तो अवाम की मर्जी से चलता है। और मैं समझता हूं कि जो अल्लाह को मानते हैं वो अल्लाह की मर्जी पर चलते हैं। ये फिक्रा, ये जुमला वो लोग कहते हैं जिनको अल्लाह की मर्जी की कोई फिक्र नहीं होती, कोई बात नहीं होती। ये बड़ी ज्यादती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है वो एक खैर संजीदा आदमी है और वो ऐसी बातें करते हैं जिन पर लोग हंसते हैं और उनकी बातों पर और बातें बनाई जाती हैं। ये क्या बात है? ये 40 डिग्री वाली बात जो है ये वज़ीर आला बलूचिस्तान की है और मैं समझता हूँ कि ये खेल बिगाड़ा जा रहा है। अच्छा, तालपुर जो फरियाल तालपुर है उससे मिलते हैं कोयटा में। मैं समझता हूँ कि क्या इस्लामाबाद में उनसे मिलने के लिए कोई वक्त नहीं था वज़ीर आज़म साहब के लिए? राइट डॉक्टर साहब, मजीद गुफ्तगू भी करेंगे और ड्रोन टैक्स का भी जिक्र होगा, लेकिन वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब हमारे साथ ही है, मजीद भी गुफ्तगू होगी। टुडे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ब्रेक में जाने से कबल हमने बात की थी ड्रोन हमलों के हवाले से, वो खबर भी मुलाहिजा फरमाई कि जनूबी वज़ीरिस्तान में मज़ीद 2 ड्रोन हमले, मौलवी नज़ीर ग्रुप के 2 कमांडरों समेत 12 अफराद जाँ बाहक हो गए हैं। दूसरी जानिब पाक अमरीका मुज़ाकरात का अगला दौर भी शुरू हो रहा है और इसी सिलसिले में अमरीकी नायब वज़ीर दिफा मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। नेटो सप्लाई पर पाकिस्तान अमरीका के मुज़ाकरात का ये दूसरा दौर होगा। इस पर हम बात करना चाहेंगे डॉक्टर अजमल न्याजी साहब से। डॉक्टर साहब, ड्रोन हमलों का सिलसिला शिकागो कॉन्फ्रेंस के बाद से शिद्दत इख्तियार कर गया है, किस तरह से देखते हैं आप? और आज से जो दूसरा मुज़ाकराती दौर शुरू हो रहा है, क्या आप समझते हैं कि ये नतीजा खेज साबित हो सकेगा? साबित नहीं हो सकेगा जी। मैं सिर्फ इससे पहले 1-2 जुमले कहना चाहता हूँ जो बजट के हवाले से वज़ीर आज़म ने कहा है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब अरकान बजट तकरीर के दौरान कोई गैर जमहूरी गैर अखलाकी रवैया अख्तियार नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये तो बजट सियासत एक नूर कुश्ती है, ये तो सीधी सीधी मफाहमत है। मैं समझता हूँ कि ये जो नून लीग वाले हमला आवर हुए थे तो इन्होंने वज़ीर खजाना को तो बिल्कुल माफ कर दिया। वो तकरीर पढ़ते रहे, जिस तरह न्यूज कास्टर जो है वो खबरें सुनाता है और फिर वो तकरीर मुख्तसर करके बैठ रहे, तो ये क्या फिर पार कुटाई हुई और सुरसफाई भी हो गई? क्योंकि विफाक का बजट मंजूर नहीं होगा तो पंजाब का बजट कैसे मंजूर होगा? ये बात वज़ीर आज़म ने कही है इस तमाम तर सूरत हाल के बाद। तो मैं समझता हूँ कि ये मुखा हो चुका है क्योंकि बजट मंजूर होंगे। ये लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, ये सियासतदान क्या कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब ने जो फरमाया, नून लीग जो कहती है, जरा वो भी हम मुलाहिजा फरमा लें और उसकी खबर भी शामिल कर लें। सुपरहिट स्टोरी है आज की कि बजट अल्फाज का गोरखचंदा है, मुस्तरद करते हैं मुस्लिम लीग नून। जरदारी गिलानी की करप्शन ने मुल्क 60 साल पीछे धकेल दिया, साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से मुराद नहीं लूंगा, नवाज शरीफ साहब का ऐलान। 400 अरब रुपए की करप्शन हो रही है, जिंदगी भर में ऐसी करप्शन नहीं देखी। वुज़रा झूठ बोलकर लोड शेडिंग के खात्मे की तारीखें देते हैं। जी डॉक्टर साहब, वुज़रा झूठ बोलते हैं और 60 साल में इतनी करप्शन नहीं हुई, बजट तो मुस्तरद कर दिया मुस्लिम लीग नून। देखिए ना, मैं समझता हूँ कि जो पंजाब का बजट है क्या वो अल्फाज का गोरखधंधा नहीं होगा? क्या उसमें जबानी जमा खर्च नहीं होगा? आज तक बताएं कि कोई बजट जो है पंजाब का या पाकिस्तान का या किसी सूबे का उस पर पूरी तरह अमल किया गया हो, या उसमें जो आदाद शुमार बताए जाते हैं वो जेन्युइन हो। एक हमारे बदानिगार है मुश्ताक यूसुफी, वो कहते हैं उसमें एक फिक्र काफी है एहतशाम इसके लिए। वो कहते हैं कि झूठ 3 किस्म के होते हैं, झूठ, सफेद झूठ और आदाद शुमार। और ये बजट के आदाद शुमार हैं जिन्हें सफेद झूठ कहा गया है। और ये नवाज शरीफ कह भी रहे हैं कि वो जरा झूठ बोलते हैं। वो जरा झूठ बोलते हैं तो वो सियासतदान है, सियासतदान भी इधर भी हैं, इधर भी वजीर हैं पंजाब के, उधर वजीर हैं विफाक के, उधर विफाक का बजट है, इधर पंजाब का बजट है। तो मैं समझता हूँ कि ये क्या सूरत हाल है
एहतशाम मेरी समझ डॉक्टर साहब पंजाब का जिक्र किया तो वज़ीर आला पंजाब ने अपना कैंप ऑफिस जो है वो मीनार पाकिस्तान में लगा रखा है। खबर भी है कि लोड शेडिंग दहशतगर्दी है, पंजाब यतीम नहीं होगा, यहाँ शेर जवान बसते हैं हुक्मरान एयर कंडीशन कमरों में बैठकर अवामी मुश्किलात का तमाशा देख रहे हैं वज़ीर आला पंजाब। और ये भी फरमाया है शहबाज शरीफ साहब ने कि अली बाबा 40 चोर पावर कंपनियों के पैसे भी हड़प करते रहे, जिससे सर्कुलर डेट 400 अरब रुपए का हो गया। दूसरी जानिब डॉक्टर साहब लोड शेडिंग का अजाब भी जारी है, लाहौर समेत कई शहरों में एहतजाज भी हुआ। कराची में 4 गाड़ियां नजर आतिश कर दी गई हैं, तोड़फोड़ भी हो रही है पूरे मुल्क के अंदर। और हुक्मरानों ने जो काम किया है, लोड शेडिंग कम तो नहीं की, लेकिन वुज़रा अदल बदल कर दिए गए हैं और वट्टा सट्टा हो गया है। वजारतों में भी वज़ीर दिफा जो हैं वो वज़ीर पानी और बिजली और वज़ीर पानी और बिजली वज़ीर दिफा बना दिए गए हैं। डॉक्टर साहब किस तरह से देखते हैं इस तब्दीली को? ये सूरत हाल बड़ी अफसोसनाक है भाई। जिस तरह ब्यूरोक्रेसी में सेक्रेटरी बदलते हैं, वो अमृत धारा होते हैं। एक सेक्रेटरी से एजुकेशन सेक्रेटरी है, वो 4 दिनों के बाद होम सेक्रेटरी बन जाता है, 5वें दिन वो फाइनेंस सेक्रेटरी बन जाता है। तो वज़ीर दिफा ने दिफा का वजीर होकर क्या कर लिया था? क्या वो बिजली और पानी का वजीर बनेगा? राजा परवेज अशरफ ने क्या कर लिया? नवीद कमर ने क्या कर लिया? मैं समझता हूँ कि ये सारी सूरत हाल जो है अवाम को जलील करने की है। तो जनाब गुजारिश ये है कि हमारे जो वज़ीर आला हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके लिए मेरे दिल में बड़ा नर्म गोशा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 4 साल तक तो उन्होंने मीनार पाकिस्तान में जाके खैमा नहीं लगाया था, तो अब वहां पर खैमा लगाने की क्या जरूरत थी? वहां पर कौन सा उन्होंने मैं समझता हूँ कि ऐसा फैसला किया है जो पंजाब को जन्नत बना देगा। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि एक फारसी की मिसाल है, मैं फारसी नहीं उसका तर्जुमा पेश करता हूँ कि मुनिम और हुक्मरान और अमीर कबीर जहां भी जाते हैं वो खैमा लगाते हैं और बारगाह साफ कर लेते हैं, बारगाह बना लेते हैं, और वहां पर वही कुछ हो जाता है कि जो उनके महलों में, उनके दफ्तरों में होता है। डॉक्टर साहब मोहम्मद कज़ाफी भी खैमे लगाया करते थे और उनके खैमों का भी तस्करा बहुत हुआ करता था। फिर हमने जो फिरौनियत की अगर हम बात करें तो हमने हुस्नी मुबारक को भी देखा, गुज़श्ता रोज़ उन्हें भी सज़ा हो गई। ये कल्चर जो है हुक्मरानों का और फिरौना का, उनकी सज़ा हम सबके सामने। आप समझते हैं कि हमारे हुक्मरानों के लिए भी इसमें कोई मैसेज है और उनको समझना चाहिए अवाम क्या दुख और दर्द और आने वाले हालात की नज़ाकतों को? ये बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। देखिए ना, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो फवारे जो पानी फेंकते हैं, क्या वहां से शहद निकल रहा है? क्या जन्नत का नमूना बन गया है पंजाब? और क्या पाकिस्तान जन्नत का नमूना बन गया है? मैं समझता हूँ कि हुक्मरान एक जैसे होते हैं। पाकिस्तान में जो फौजी हुक्मरान थे और जो सियासी हुक्मरान थे वो सारे के सारे एक हैं। मैं किसी को जमहूरी हुक्मरान नहीं कहता, खा वो सियासी था खा वो फौजी था। और मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने अवाम के साथ धोखा किया, अवाम के साथ जुल्म किया। ये इस बात से इत्तेफाक है मुझे वज़ीर आला से कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो ठीक नहीं है। और मैं ये जुमला भी ऐड करने की जसारत करूंगा बड़े अदब से कि जो कुछ पंजाब में हो रहा है वो भी ठीक नहीं है। वो भी कोई ऐसी आइडियल बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर पंजाब हुकूमत थी तो पंजाब हुकूमत में खुदा की कसम कुछ ऐसा होता कि लोग कहते हैं कि भाई ये देखो पंजाब में, ये देखो पंजाब में क्या अच्छा हो रहा है, लोगों की क्या खिदमत हो रही है, और ये खातिमे आला का जो इनको लक़ब मिला है वो सही है। लेकिन डॉक्टर साहब ये चीज़ तो माननी पड़ेगी कि जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में खूबसूरती में इजाफा किया है, सड़कें बनाई हैं, ब्रिजेस बनाए हैं, अंडरपासेस बने हैं, पार्क्स बन रहे हैं, लोगों के आम मोहल्लों में बच्चों के लिए झूले लगाए जा रहे हैं, तफरीह का मुकाम है, और एक तरफ लोड शेडिंग है। लेकिन अब लोग उससे इस्तेफादा भी कर रहे हैं, पार्क्स में जाके वहाँ पर बैठ जाते हैं, 2-4 लम्हे सुकून के गुजार लेते हैं। या आप नहीं समझते कि ये एक अच्छे काम है? लेकिन इंतजाम बिल्कुल आप जो बातें कर रहे हैं वो ठीक है। मैं समझता हूँ कि मुल्तान में कितने पुल बनाए हैं वज़ीर आज़म गिलानी ने, और मुल्तान का और जनूबी पंजाब को सूबा बना रहा है कि वहां उसके बेटे जो हैं वो वज़ीर आला होंगे। तो ये जनाब जो सियासत है पाकिस्तान में, इसमें कोई फर्क नहीं है। 2 दफा पहले भी आ चुके हैं, ये शरीफ बरादरान भी आ चुके हैं, नवाज शरीफ तो 2 दफा वज़ीर आज़म भी रहे, तो उस वक्त क्या हो गया था? मैं समझता हूँ कि ये 2 रुपए की रोटी, ये पीली टैक्सियां, ये पुल, ये सारा कुछ, ये इससे क्या हो गया है? क्या लोगों की किस्मत बदल गई है? डॉक्टर साहब ये सवाल हम छोड़े जाते हैं, एक ब्रेक के लिए हमने जाना है और आवाम के लिए भी छोड़े जाते हैं कि क्या आवाम की किस्मत बदली है। और ब्रेक से वापस आएंगे नाज़रीन तो इमरान खान साहब का बयान भी शामिल करेंगे जो फरमाते हैं किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। टुडे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। हमारा नंबर है 0423631269। इमरान खान साहब का बयान शामिल करना चाहेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद
मुल्क के साथ गद्दारी होगा, दिफाई बजट का ऑडिट कराया जाए इमरान खान। और फिर तुर्की के हवाले से खबर है कि कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत करते हैं, ये मसला आलमी सतह पर उठाएंगे। तुर्की वज़ीर-ए-आज़म उर्दगान इसे पूरी उम्मा का मसला समझते हैं, इस हवाले से पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। तुर्क वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बुरहान काया तुर्की अब्दुल रशीद तराबी को यकीन दहानी। ISPR के हवाले से खबर भी आप तक पहुँचाते चलें कि ISPR के नए DG मेजर जनरल आसिम सलीम बाजवा आज ओहदा संभालेंगे। अतर अब्बास रिटायर हो गए हैं। और डॉक्टर अजमल न्याजी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं और डॉक्टर साहब की इजाज़त से हम पहले कॉलर शामिल करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, शाहिद साहब बात कर रहे हैं? जी मैं शाहिद बोल रहा हूँ लाहौर से। देखिए गुजारिश ये है कि क्रिमिनोलॉजी और कमिश्नोलॉजी में दोनों PhD हैं, लेकिन जरदारी साहब ने कमाल होशियारी से अपनी गर्दन का साइज वही रखा है जो 4 साल पहले था। लेकिन आप जरा गिलानी साहब की गर्दन का साइज का जायजा लें, 4 साल पहले के मुकाबले में दोगुना मोटी हो चुकी है। काम मुश्किल जरूर है, लेकिन कौम अगर मिलजुल कर कोशिश करे तो इनके साइज का फंडा बहरहाल तैयार हो सकता है, सियासी फंडा मेरी मुराद है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, शाहिद साहब फरमाते हैं कि क्रिमिनोलॉजी और कमिश्नोलॉजी 2 टर्म्स उन्होंने यूज़ की हैं। उन्होंने कहा कि जरदारी साहब के गले का साइज शायद इतना ना बड़ा हो, लेकिन गिलानी साहब का गले का साइज अगर नापा जाए तो 4 साल पहले और आज में बहुत फर्क है, काफी मोटा हो चुकी है उनकी गर्दन। क्या कहेंगे इस पर आप? डॉक्टर साहब आप मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं? लाइन ड्रॉप हुई है, हम कोशिश करते हैं कि डॉक्टर साहब से दोबारा राब्ता हो। बहरहाल एक और हमें बताया गया कि कॉलर है हमारे साथ, वो भी शामिल करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहाँ से हैं इस वक्त हमारे साथ? जी मुस्तफा बोल रहा हूँ। जी बात ये जी कि ये सिर्फ जरदारी साहब और गिलानी साहब की बात नहीं है, ये कौम को समझ लेना चाहिए कि ये कोल्यूशन कार्टेल जो है 4 जमातों का, पीपल पार्टी, जरदारी, MQM, ANP, मुस्लिम लीग चौधरी और MMA भी, ये जब तक जमातें इकट्ठी हैं कोई ऑपोजिशन किसी तरह कारागर नहीं साबित हो सकती। और अभी न्याजी साहब अगर पंजाब में शहबाज शरीफ कोई ऑपोजिशन ऑफर कर रहा है तो इस तरह की क्रिटिसिज्म आप देखिए। MQM में हजारों लोग 2 सालों में मर गए, 6000 टारगेट के लिए खरबों की भत्ताखोरी है, लेकिन वो MQM का नाम नहीं लेते, उनको ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे सेठ। लेकिन हमारे पंजाब के लोग, हम खुद गालियां देते हैं, हमें 72 घंटे की CNG नहीं मिलती, हमें 16-16 घंटे लोड शेडिंग नहीं, और कराची में 4-6 घंटे की लोड शेडिंग है और 8-9 घंटे की CNG की लोड शेडिंग है, लेकिन वहां कोई बात करने वाला नहीं। लेकिन पंजाब में अगर कोई अच्छी बात भी करता है पाकिस्तान के लिए, पंजाब के लिए, तो न्याजी साहब जो है स्वाय लफाजबाजी के और इस तरह के लोग, इनको क्या फर्क पड़ता है? इन तो लाखों रुपए कॉलम से कमा लेते हैं, अभी हम खबरें दे के कमा लेते हैं। डॉक्टर साहब से हम जवाब लेंगे। जी डॉक्टर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है। डॉक्टर साहब, मुस्तफा साहब ने कॉल की, उन्होंने कहा कि आप MQM के खिलाफ बात नहीं करते, MQM के ऊपर इल्जाम लगाया कि वो भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग में मुलविस है, लेकिन डॉक्टर अजमल न्याजी साहब पंजाब के खिलाफ, पंजाब के हुक्मरानों के खिलाफ तो बात करते हैं, लेकिन MQM के खिलाफ बात नहीं करते। नहीं है, मैं तो MQM के खिलाफ बात करता हूँ। वहां कराची में भत्ताखोरी में कौन मुलविस नहीं है? खुदा की कसम एहतशाम, वहां कोई सियासत नहीं है, ना लिसानी सियासत है, ना कोई सियासी मामला है, वहां सिर्फ भत्ताखोरी की सियासत है। हर पार्टी जो है वो भत्ता हासिल करना चाहती है और वो दूसरों से ज्यादा हासिल करना चाहती है। वो कहते हैं कि सिर्फ भत्ता वसूल करना हमारा हक है। तो MQM जो कुछ कर रही है इस मुल्क के साथ, हमेशा इस मुल्क की हुकूमत के साथ रही है। हुकूमत जो कुछ भी हो वो हुकूमत के खिलाफ भी हो जाती है जब उनके मुतालबात नहीं माने जाते। और 7 समुद्र पार अल्ताफ हुसैन बैठे हुए हैं और हुकूमत कर रहे हैं। तो बरतानिया जो है वो कराची को अलहदा करना चाहता है और अल्ताफ हुसैन बरतानिया में बैठा है। अच्छा, ये भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि मुहाजिर सूबे के हवाले से एकदम से आवाज़ उठी, इसके पीछे कौन था? और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक डेलीगेशन मिलता है और ये आवाज़ दब जाती है। क्या अंदरूने खाना जो है वो मुज़ाकरात हुए और क्या किन बातों पर कुछ लेन देन हुआ है जिसकी वजह से ये मामला अब थोड़ा आप देखें सराइकी सूबे की बात पहले शुरू हुई, जनूबी पंजाब की बात पहले शुरू हुई, उसके बाद मुहाजिर सूबे की बात शुरू हुई। और मुहाजिर सूबे की बात तो बहुत पुरानी है, जहां पर वो जनरल नसीर ने ऑपरेशन भी किया था बाकायदा। यानी ये तो बिल्कुल सही है कि जो बैरूनी ताकतें हैं, बिलखसूस बरतानिया, वो कराची को अलग करना चाहता है। ये तो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि कराची अब है। कराची तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का दिल है, वहां पर सारा रेवेन्यू जनरेट होता है,
वहां पर बंदरगाह है और हमारा बैरूनी ममालिक के साथ राब्ता जो है वो ज्यादा कराची के हवाले से होता है। डॉक्टर साहब, कराची की बंदरगाह पर बरतानिया की नज़र है, गवादर की बंदरगाह पर अमेरिका की नज़र है, पूरे पाकिस्तान पर आपने कहा कि इन बैरूनी ताकतों की नज़र है और 21 के करीब 20 के करीब गैर मुल्की एजेंसियां हैं पाकिस्तान में। तो हमारी एजेंसी आजकल क्या कर रही है? उसके नए DG भी आ चुके हैं अब, तो उसके बाद से इसकी परफॉर्मेंस के हवाले से भी कुछ फरमाइएगा। हमें कुछ नहीं पता जी। एक वक्त था कि ISI की बड़ी बात हम सुनते थे, अब ISI कहाँ है? जो बलूचिस्तान में भारत मुदाखलत कर रहा है, जो हमारे हुक्मरान भी तस्लीम कर रहे हैं, मगर ISI क्या कर रही है? अब्ताबाद पर हमला हो गया, ISI कहाँ थी? तो जनाब आप क्या बात करते हैं? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कोई इदारा जो है वो पाकिस्तान के लिए नहीं सोच रहा है। ठीक, बिल्कुल सही। कराची में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने, तो इसमें पाकिस्तान की किसी एजेंसी का कोई रोल है? राइट, ठीक, बहुत खूब फरमाया डॉक्टर साहब। और कराची के बारे से खबर भी है कि टारगेट किलिंग जारी, खातून समेत 7 अफराद कत्ल, 10 जख्मी, बैंकार, अगवा, इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात कराची हैं, लेकिन हुक्मरान खामोश हैं। चकवाल से हमारे साथ ताशमीन साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम ताशमीन साहब। वालेकुम अस्सलाम शाम भाई। फरमाइएगा। काला बाड़ा हम नहीं बना सकते भाई, थर का कोयला हम नहीं निकाल सकते, ग्वादर की बंदरगाह हम नहीं चला सकते, अपने दर्जाओं को वागुजार हम नहीं करवा सकते। इतनी बेबस तो बनाना रिपब्लिक भी नहीं होती। हम कैसी आदमी ताकत है कि अपनी खर्चा। थैंक यू वेरी मच चकवाल से ताशमीर साहब ने बहुत अहम पॉइंट रेज किया कि एटमी कुव्वत है, लेकिन हम तो बनाना रिपब्लिक से ज्यादा भी बेबस और लाचार है कि ड्रोन अटैक्स हम पर होते हैं, जूतियां हमारे सरों पर पड़ती हैं, एटॉमिक ताकत होने के बावजूद एक बैनल बरेआज़मी मिसाइल तक हमने बना लिए हैं, क्रूज मिसाइल हमने बना लिए, लेकिन इसके बावजूद भी लोग हमें आंखें दिखाते हैं। डॉक्टर साहब मैं इसका जवाब दूं? जी जी बिल्कुल, आपसे हम जवाब बचा रहे हैं कि हम इतने बेबस क्यों हैं। नहीं देखिए, ये बेबसी नहीं है, ये बेहयाई है। मैं समझता हूँ ये ढिठाई है कि कोई हुकूमत जो है अगर उस पर इस तरह का इल्जाम लगता है तो क्या उसको हुकूमत में रहने का हक है? अच्छा फिर अवाम कहाँ है? ये मेरे भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कहीं कोई जुलूस निकला है इस बात के खिलाफ कि कराची में क्या हो रहा है, बंदरगाह ग्वादर पे क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, क्या लोग सड़कों पे आए? क्या लोगों ने एहतजाज किया? लोग एहतजाज कर रहे हैं लोड शेडिंग के खिलाफ, और पंजाब हुकूमत जो है लोड शेडिंग को विफाक हुकूमत के खिलाफ एक आले के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। सियासतदान क्या कर रहे हैं? इमरान खान क्या कर रहा है? क्या इमरान खान ने कोई एक भी बयान एहतशाम ऐसा दिया है कि कराची को कड़ बना लिया है, एजेंसियों ने बलूचिस्तान को कड़ बना लिया है? इमरान खान साहब क्यों खामोश है? इमरान खान साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद मुल्क के साथ गद्दारी होगा और किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे, लेकिन कराची के हवाले से जो उनकी टोन हुआ करती थी, जो लबो लहजा था, वो भी जुल्फिकार मिर्जा की तरह ब्रीफ केस लेकर गए थे बरतानिया, लेकिन उसके बाद जब वापस आए तो एकदम से खामोश हैं। इसकी वजूहात क्या है डॉक्टर साहब? जुल्फिकार मिर्जा और इमरान खान में क्या फर्क है? जुल्फिकार मिर्जा भी गए थे अल्ताफ हुसैन के खिलाफ ब्रीफ केस लेकर, तो ये ब्रीफ केस क्या है? और ये ब्रीफ केस कुछ तो मुल्क से आता है, कुछ बैरूनी मुल्क से आता है। ये ब्रीफ केस की बात जो आपने की है ये बड़ी अलामती है और बड़ी गौर करने वाली है। मैं समझता हूँ कि ये सब रिवायती सियासतदान है, इमरान खान समेत। इमरान खान भी इल्जाम बयाजी और बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं करता, वो इससे आगे निकलते नहीं है। और मैं समझता हूँ कि शरीफ बरदरान भी सियासत कर रहे हैं। ये इक़्तिदार की सियासत है, ये इक़्तिदार का मिली भगत है। और जो बजट था ये भी इक़्तिदारी बजट था। ये इक़्तिदारी भाई है सारे, खा वो हुकूमत में है, खा वो अपोजिशन में है, खा कोई इमरान खान है, खा मौलाना फजल रहमान है। मौलाना फजल रहमान अपोजिशन की बात भी करता है और बजट इजलास में वो खामोश बैठा रहा, वो टुक टुक देखता रहा, नून लीग वालों को भी और पीपल पार्टी वालों की धींगा मुश्ती। आप देखें एहतशाम के खुदा की कसम ये ऐसा मुल्क है जहाँ धींगा मुश्ती को भी नूरा कुश्ती कहा जाता है। और जो हमारा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है चौधरी निसार, वो असेंबली हाल में दाखिल नहीं हुआ, वो बजट इजलास में शरीक ही नहीं हुआ, और वो असेंबली के दरवाजे पर खड़ा हुआ हिदायत देता रहा, और जाने किसको हिदायत देता रहा। मैं सोचता हूँ कि भाई देखिए ये बात बड़ी सिंपल है कि जब आपकी हुकूमत वफाक में है, हुकूमत पंजाब में है, आप हुकूमत को भी नहीं छोड़ते, आप वसाइल भी इस्तेमाल करते हैं। बलूचिस्तान में नवाज शरीफ के लिए जो प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी होता है वो वज़ीर आज़म से कम नहीं होता। वो किस तरह मिलता है, वो कहां से आता है? मैं नहीं समझता कि लोग जो हैं वो अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं, सारा कुछ वो कौमी खजाने को लूटे जा रहे हैं और अवाम जो है। डॉक्टर साहब आपकी वजह से आज के प्रोग्राम के आखिरी कॉलर हम शामिल करना चाहेंगे, माजरत के साथ कथा कलामी होती है, काफी देर से हमारे माजरत कॉलर हमारे। जी कौन साहब कहाँ से हैं?
वालेकुम सलाम, ताहिर सलाम बोल रहा हूँ गुजरांवाला से। जी फरमाइएगा ताहिर साहब। फरमाना क्या है, ये MQM जो है ये अपना नारा कहती हमने महाजर सूबे का नहीं ऐलान किया, तो जब किसी पे आप इल्जाम लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिक है कि हमारी बात करो, हमारे सूबे की भी बात करो। ये अजीब तजाद है कि वो कहते हैं हम सराइकी सूबा बनाओ, इसका मतलब है कि सराइकी महाजर सूबे का बात करो। राइट साहब जी। और ताहिर साहब बहुत मशहूर हैं हम आपके। डॉक्टर साहब से हम जानना चाहेंगे कि ये सूबों की सियासत आप समझते हैं कि होनी चाहिए, मुल्क इसका मुतामिल हो सकता है? बात यह है कि सूबे बनना कौन सी क़यामत है, भारत में सूबे नहीं बने, अमेरिका में कोई इतनी ज्यादा 21 रियासतें नहीं है, रूस में रियासतें नहीं थी, जापान में नहीं है, ईरान के कितने सूबे हैं, कहीं कोई बात हुई है, किसी मुल्क के खिलाफ की बात होती है, मगर पाकिस्तान में कोई भी बात होती है तो उसको वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे लोग जो हैं, क्या ये पाकिस्तान के हक में है, क्या ये अवाम के हक में है? साहब उसकी रीजन ये है कि शायद दीगर ममालिक में तो लोगों को अपनी हुक्मरानों पर, अपनी क़यादतों पर एतमाद हो, लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम को अपनी क़यादत पर एतमाद नहीं है। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। पाकिस्तान के अवाम जो है वो किसी क़यादत पर, किसी हुकूमत पर, ये सारे जो बोल रहे हैं इमरान खान के अलावा, इमरान खान के क्रेडिट ये है सिर्फ कि उसको किरदार नहीं मिला है। उन्होंने कहा जी वो अच्छा आदमी है कि मैं उससे जानता नहीं हूँ। इमरान को हम लोग अच्छा कह रहे हैं कि वो इक़्तिदार भी नहीं आया, वो इक़्तिदार भी आएगा तो हम देख लेंगे कि वो क्या करता है। तो जनाब इस्लाम बात ये है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क़ायद आज़म ने और हमने मिलकर बनाया था, हमारे आबाओ-अजदाद ने, और पाकिस्तान को जो बर्बाद कर रहे हैं डे वन से। ये कौन सी साजिश है कि जिसका तसलसल जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। इंडिया भी हमारे साथ आजाद हुआ था, वहां तो कुछ नहीं होता, वहां तो कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ जो है पाकिस्तान में हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये सूरत हाल बड़ी दिगरगू है। अगर देखिए, मैं समझता हूँ कि सियासतदानों के साथ फौज, सुप्रीम कोर्ट, अदालत को भी और अस्करी क़यादत को भी मैं समझता हूँ कि सिर्फ ध्यान देना चाहिए। ये मौका है, अगर देर हो गई तो बहुत देर हो जाएगी, फिर अंधेर हो जाएगा। अंधेरा तो पहले है इस मुल्क में, अंधेर भी हो जाएगा, अंधेर नगरी और चौपट राज। आप देखें कि अगरचे राजा परवेज अशरफ जो है वो बिजली के वजीर नहीं रहा, लेकिन वो खुद बिजली बना हुआ है और वो प्रेस ब्रीफिंग कर रहा है, वो एक्टिव है और उस पर एतमाद करते हैं दरदारी। तो मैं समझता हूँ कि जो आदमी पाकिस्तान को दुख देगा, जो पाकिस्तान के अवाम को जलील करेगा, उसको जरदारी साहब जो है वो नवाजेंगे। उसको वो नवाज का लफ्ज जो है ये बड़ा खतरनाक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें तो अब कोई उम्मीद नहीं है। हम समझते हैं कि कोई आदमी आना चाहिए और वो आदमी जो है वो सख्त हो, वो इन लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाए। ये सारे सियासतदान जो हैं ये कैफर किरदार के तक पहुंचने की बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ रहिएगा और मजीद गुफ्तगू आपके कॉलम के हवाले। नाज़रीन बढ़ते हैं नवाए वक्त कॉलम की जानिब। आज का कॉलम भी डॉक्टर मोहम्मद अजमल न्याजी साहब का एक कॉलम है। आज उन्होंने लिखा है कि बजट सियासी मारकुटाई और सुलह सफाई, वफाकी बजट मंजूर होगा तो पंजाब बजट भी मंजूर होगा। तो फिर बजट इजलास में कौमी असम्बली के अंदर जो कुछ हुआ वो क्या था? सचमुच की धींगा मुश्ती को भी नूरा कुश्ती कहा जा सकता है। जी नूरा कुश्ती और बजट में आप डॉक्टर वाकई कुछ आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया गया है। सैयद मुनव्वर हसन साहब तो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के दौर में 45% तक महंगाई बढ़ी है, लेकिन हमारे वज़ीर ख़जाना फरमा रहे थे कि महंगाई तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ी और हमने बहुत कंट्रोल किया है। मौजूदा बजट को आप किस तरह से एनालाइज करते हैं? ये तो मुशर्रफ का वज़ीर है अजीज शेख, तो क्या तवक्कुर रखते हैं? हिना रबानी घर ने क्या हमारी तवक्कुआत पूरी की? तो जनाब ये सारे गोरख धंधे हैं जिससे कहा गया है। मैं समझता हूँ कि पंजाब बजट जो है वो भी विभाग के बजट से मुख्तलिफ नहीं होगा। और जहां तक जब तक कोई ऐसी हुकूमत नहीं आएगी जो जेन्युइन पाकिस्तानी हुकूमत होगी, जो नजरिया पाकिस्तान पर यकीन रखेगी, जो नजराती सरहदों और सरहदों की हिफाजत को अपना दीन ईमान समझेगी, तो फिर कोई बात होगी, फिर बजट भी आएगा और सब कुछ होगा। अब जहाँ एहतशाम बात यह है कि 95% बजट जो है वो सिर्फ 5% के लिए होता है। 5% जो VIPs हैं, जो वजीर शहीर हैं, अमीर कबीर और बेज़मीर हैं, और जो 95% हैं उन बेचारों के लिए 5% बजट है। और वो 5% बजट जो है वो भी 5% के पास है और वो इस तरह देते हैं जैसे एहसान करते हैं।
तो ये जुल्म है, ये सारा सिस्टम ही मैं समझता हूँ कि तलपट हो गया है। इसलिए मैं ये आपसे गुजारिश करता हूँ, और मैं ये बात करते हुए जमहूरियत के खिलाफ बात नहीं कर रहा कि जनरल कियानी को भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि हुकूमत में ना आओ, सियासत में ना आओ, मगर कुछ करो। इस मुल्क के आईन ने कुछ जिम्मेदारियां जो है फौज की भी दी हैं, कुछ जिम्मेदारियां अदालत की भी हैं, तो कुछ जिम्मेदारियां सियासतदानों की भी हैं। मेरे ख्याल में अब इस वक्त कोई एक भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा। तो जब तक ये जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगे, ये जिम्मेदार लोग नहीं बनेंगे, ये गैर जिम्मेदार लोग हैं, ये गैर संजीदा लोग हैं। और अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कहूँ कि ये गैर पाकिस्तानी लोग हैं, ये पाकिस्तान के साथ कभी वफा नहीं करेंगे। इन्होंने 60 बरस तक पाकिस्तान के साथ वफा नहीं की, तो अब ये क्या करेंगे? पिछले जो 4 बजट पेश किए थे पीपल्स पार्टी में, उसने क्या कर लिया? उसने अवाम को क्या दे दिया कि 5 बजट? बल्कि मैं ये कहता हूँ तुशाम कि 60 सालों में कोई बजट ऐसा नहीं आया कि जो अवाम के लिए हो, जो अवाम के दुखों का हल करे, जो अवाम की जिल्लतों को इज्जतों में बदल दे। ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो इस बजट पर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और मैसाइन के जरिए से इस प्रोग्राम का हिस्सा रहे। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात भी होगी और आपको हम मदद भी करेंगे, आपसे मज़ीद गुफ्तगू भी होगी। अगेन थैंक यू वेरी मच। और नाज़रीन अब बढ़ते हैं आज के नवाब वक्त इदारे की जानिब। आज के नवाब वक्त इदारे है कि IGFC का बलोचिस्तान में 20 ममालिक की एजेंसियां सरगर्म अमल होने का इंकशाफ। अब महज आगाज़ हुकूक बलोचिस्तान के लॉलीपॉप से बलोचिस्तान के मसाइल का हल मुमकिन नहीं है। और सिर्फ आखिरी लाइन वक्त की कमी की वजह से इदारे की डिस्कस करना चाहूँगा कि बलोचिस्तान की सूरत हाल हमारे हुक्मरानों से यही तकाजा कर रही है कि इसलिए कबल इसके कि हमें पछताने का मौका भी ना मिल सके, बलोचिस्तान में हर किस्म की बैरूनी मुदाखलत खत्म करने के फौरी इक़दाम बरूए कार लाए जाएं और नाराज बलोच कौम परस्तों को मुतमईन किया जाए, जो महज आगाज़ हुकूक बलोचिस्तान के लॉलीपॉप से मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म आज 2 रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचे हैं, देखें क्या करते हैं वहां पर। और नाज़रीन आखिर में फरमान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह शामिल करना चाहेंगे। खुतबा सदारत दस्तूर सार असम्बली पाकिस्तान 11 अगस्त 1947 को कायद आज़म ने फरमाया था कि अगर हम इस अजीम ममलकत पाकिस्तान को खुश और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी पूरी तवज्जो लोगों और बिलखुसूस गरीब तबके की फलाह बहबूद पर मरकूज करना पड़ेगी। इस पर भी ज़रूर गौर कीजिएगा। एहतशाम रहमान को नवाब वक्त टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।